मेहंदी की ब्लाउज वाली गरीब स्टूडेंट। हाय, मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ और सजने संवरने के बाद तो मेरी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है। ईशानी एक अमीर घर की लड़की थी और वो फैशन डिजाइनर का कोर्स करने के लिए शहर आई हुई थी और उसके पिताजी ने उसकी देखरेख करने के लिए गांव से एक नौकरानी भी भेज दी थी जिसका नाम नंदनी था। नंदनी एक बहुत ही सीधे साधे गरीब परिवार से थी और ईशानी उससे जो भी काम बोलती वह चुपचाप उस काम को कर दिया करती थी। अरे नंदनी, तुझे पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है, लेकिन तू अभी तक मेरी कॉफी लेकर क्यों नहीं आई? माफ करना मैडम, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाकर ले आती हूँ। इतना कहकर नंदनी कॉफी बनाने के लिए चली जाती है और ऐसे ही अगर नंदनी को किसी भी काम में देरी हो जाती थी तो ईशानी उसे बहुत सुनाती थी, लेकिन बेचारी नंदनी कर भी क्या सकती थी। उसे यह सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता था क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी और चंद पैसों की वजह से उसे यह सब कुछ सहना पड़ता था। वहीं ईशानी गांव के बड़े जमींदार की बेटी थी, इसलिए उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी और वह शहर कोर्स करने तो आई थी, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ दिन रात पार्टियां करती रहती थी। पता नहीं मैडम अपने कोर्स पर ध्यान देने की जगह सारा दिन अपने दोस्तों के पीछे पैसे क्यों उड़ाती रहती है। काश मेरे पास भी उनकी जैसी किताबें होती। चलो क्यों ना मैं एक बार उनकी किताबें खोलकर देख लूं। इतना कहकर नंदनी ईशानी की किताबें उठाकर पढ़ने लगती है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस बनाने के तरीके लिखे होते हैं और यह देखकर नंदनी उस किताब को पढ़ने लगती है। उसी समय वहाँ पर ईशानी आ जाती है और कहती है, ये तुम मेरी किताबें लेकर क्या कर रही हो? माफ करना मैडम, वो मैं बस एक बार आपकी किताबें पढ़कर देखना चाहती थी। हाँ ठीक है, देख ले। वैसे भी मुझे इन किताबों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा सुन, तू जल्दी से मेरे हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगा दे, मुझे आज एक पार्टी में जाना है। नंदनी ईशानी के दोनों हाथों पर एक सुंदर सी मेहंदी लगा देती है। चूँकि नंदनी को बहुत ही सुंदर मेहंदी का डिजाइन बनाना आता था क्योंकि उसने अपने गांव में ही मेहंदी लगाना सीखा था, इसलिए जब भी ईशानी को कहीं भी जाना होता था तो उसे नंदनी ही तैयार किया करती थी, जिसके बाद ईशानी और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती थी। और ऐसे ही तैयार होकर ईशानी पार्टी में चली जाती और ईशानी के पार्टी में जाते ही नंदनी उसकी किताबें पढ़ने लगती है। अरे वाह, यह किताब तो बहुत ही अच्छी है, इसमें कितने सुंदर सुंदर डिजाइन है, पर पता नहीं मैडम को इन किताबों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन की ड्रेस भी होती है। काश मैं भी ऐसी ड्रेस पहन पाती, पर शायद हम गरीबों के नसीब में ऐसे सपने देखना भी एक ख्वाब ही है, क्योंकि मुझे पता है कि गरीब लोगों को सपने देखने का कोई हक नहीं होता। लेकिन एक बार जब हमारा दिल किसी भी चीज को करने की सोच लेता है तो वह कभी नहीं बदलता। इसलिए जब भी ईशानी घर से बाहर जाती थी तो नंदनी हमेशा उसकी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती थी और वही ईशानी पूरी रात अपने दोस्तों के साथ क्लबों में पार्टी किया करती थी और नंदनी मन लगाकर ईशानी की किताबें पढ़ा करती थी और ऐसे ही किताबें पढ़ कर वह ड्रेस डिजाइन करना सीख लेती है और अपने फटे पुराने कपड़े काटकर एक सुंदर सी ड्रेस बनाने लगती है। वहीं ईशानी के कॉलेज में एक दिन प्रोफेसर ने कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो तुम लोगों के लिए मेरे पास एक टास्क है। इस 2 दिनों के अंदर तुम लोगों को एक सुंदर सी ड्रेस बनाकर लानी है, एकदम यूनिक होना चाहिए और कोई भी एक दूसरे का डिजाइन कॉपी नहीं करेगा, ठीक है? प्रोफेसर की बात सुनकर ईशानी को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाता है। अरे यार, मुझे तो डिजाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, फिर मैं इन 2 दिनों में ड्रेस कैसे बनाऊंगी? उसी समय ईशानी की एक दोस्त उससे पूछती है, अरे ईशानी, तुमने कुछ सोचा है कि तुम किस तरह की ड्रेस बनाकर लाओगी? अरे नहीं यार, इन 2 दिनों में ड्रेस बनानी है और मेरे पास तो कोई आइडिया भी नहीं है। इतना बोलकर ईशानी जब कॉलेज से घर आती है तो वह देखती है कि नंदनी एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर शीशे के आगे खड़ी होती है। अरे ओ नंदनी, तेरे पास इतनी सुंदर सी ड्रेस कहाँ से आई?
तूने कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ। अच्छा, फिर तुझे ये इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से मिली? जल्दी बता मुझे। मैडम, यह ड्रेस मैंने खुद से बनाई है। बनाया है? पर तू कैसे बना सकती है? तू तो गांव की एक गंवार लड़की है ना? मैडम, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, इसलिए मैंने आपकी किताबें पढ़कर अपने फटे पुराने कपड़ों से ये ड्रेस बनाना सीखा है। अरे वाह, तू तो बड़े कमाल की निकली। अच्छा, तो तू ये ड्रेस मुझे दे दे, मैं इसे अपने कॉलेज में दिखाऊंगी। क्या सच में मैडम, आप इसे अपने कॉलेज में दिखाएंगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। आखिर तुमने इतनी सुंदर ड्रेस जो बनाई है। इतना सुनकर नंदनी वो ड्रेस उतारकर ईशानी को दे देती है और ईशानी वो ड्रेस ले जाकर अपने प्रोफेसर को दिखाती है और ड्रेस को देखकर प्रोफेसर कहते हैं, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर डिजाइन है। क्या तुमने इसे खुद बनाया है? और नहीं तो क्या सर, मेरी नौकरानी बनाएगी ऐसी ड्रेस। पर मुझे तो लगता है तुम्हें इस कोर्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुमने कैसे बना दिया यह ड्रेस? सर, बिना इंटरेस्ट के भी कभी कभी कोई काम बहुत अच्छा हो जाता है। प्रोफेसर को ईशानी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए उनके मन में थोड़ा सा डाउट होता है। वहीं ईशानी की दोस्त उससे कहती है, अरे ईशानी, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास ड्रेस बनाने के लिए कोई आइडिया ही नहीं है, फिर तुमने इतनी जल्दी इतनी सुंदर ड्रेस कैसे बना ली? यही तो टैलेंट है मेरा, जिसके बारे में तुम लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता है। ईशानी सबके सामने अपने आप को नंबर 1 बताने में माहिर थी। ऐसे ही समय बीतता गया और नंदनी मन लगाकर ईशानी की सारी किताबें पढ़ती गई और नंदनी भी इस बात का फायदा उठाकर अपना सारा काम नंदनी से ही करवाने लगती है। कॉलेज में उसे जो भी काम मिलता था वह घर आकर नंदनी को वह काम करने के लिए बोल देती थी और बेचारी नंदनी रात भर जाग कर ईशानी का वह काम कर दिया करती थी और उस काम को करने में नंदनी को भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही नंदनी बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेस बनाना सीख जाती है और कुछ समय बाद फाइनल एग्जाम का समय आ जाता है और प्रोफेसर कहते हैं, तुम सबके फाइनल एग्जाम के लिए मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ और यह टास्क हमारे भारतीय परंपरा से रिलेटेड है। इसलिए तुम लोगों को ट्रेडिशनल लेकिन मॉडल दिखने वाले साड़ी और ब्लाउज बनाना है। इसलिए तुम सब इसके लिए अच्छे से तैयारी करना। प्रोफेसर की बात सुनकर ईशानी हंसते हुए घर आती है और नंदनी को अपना काम बता देती है, जिसके बाद नंदनी अपना काम करने लग जाती है। वहीं रात भर पार्टी करने के बाद ईशानी सुबह घर आकर सो जाती है और नंदनी साड़ी और ब्लाउज बनाना शुरू कर देती है। उसी समय उसके घर के सामने से कॉलेज के प्रोफेसर गुजर रहे होते हैं। तभी वे सोचते हैं, अरे यह तो ईशानी का घर है, चलो चलकर देखता हूँ कि वह इस वक्त क्या कर रही है। प्रोफेसर जैसे ही घर के पास आते हैं तो उन्हें खिड़की से सब कुछ दिख जाता है कि कैसे ईशानी आराम से बेड पर सो रही है और उसकी नौकरानी उसका सारा काम कर रही होती है और यह देखकर उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ कि यह नालायक लड़की इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस कैसे बना सकती है। इतना कहकर प्रोफेसर घर के अंदर आ जाते हैं। यह देखकर ईशानी उठ जाती है। अरे सर, आप यहाँ कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था, लेकिन वह जो तुम दूसरों से करवा रही हो और तुम किसी और के टैलेंट को अपना नाम दे रही हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुनो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदनी है। सुनो नंदिनी, आज के बाद से तुम इस बेईमान लड़की का कोई काम नहीं करोगी, बल्कि अब खुद फाइनल एग्जाम में हमारे साथ पार्टिसिपेट करोगी। इसलिए तुम चलो मेरे साथ। इतना बोलकर प्रोफेसर नंदनी को अपने साथ अपने घर ले आते हैं। अरे यार, नंदनी तो चली गई, अब मैं अपना टास्क कैसे पूरा करूंगी? नंदनी ने जाते जाते ईशानी की साड़ी तैयार कर दी थी, लेकिन उसका ब्लाउज नहीं बनाया था। इसलिए ईशानी नंदनी का ब्लाउज चुराने के बारे में सोचती है, क्योंकि नंदनी ने प्रोफेसर के घर पर रहकर ही दिन रात मेहनत करके साड़ी और ब्लाउज तैयार कर लिया था। और एग्जाम की पहली रात जब नंदनी सो रही होती है, उसी बात का फायदा उठाकर ईशानी नंदनी का ब्लाउज चुरा लेती है और अगले दिन सुबह नंदनी अपने ब्लाउज को ना देखकर परेशान हो जाती है
हे भगवान, मेरा ब्लाउज कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। अब मैं क्या करूं? नंदिनी बहुत ही टैलेंटेड थी, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह मेहंदी की कीप लाकर अपने शरीर पर ब्लाउज का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना लेती है और साड़ी पहनकर कॉलेज चली जाती है, जहां वह देखती है कि ईशानी ने उसका बनाया हुआ ब्लाउज पहन रखा है और यह देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन प्रोफेसर नंदिनी के इस यूनिक मेहंदी वाले ब्लाउज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसको उसके इस टैलेंट के लिए अप्रिशिएट करते हैं। उसी समय ईशानी कहती है, अरे इस गांव की गवार लड़की में इतना टैलेंट कहां से आ गया? ईशानी, टैलेंट कोई अमीर इंसान लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि जो इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उससे उसका टैलेंट अपने आप उभर कर बाहर आ जाता है। फिर उससे उसके अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी ने आज इस ट्रेडिशनल तरीके से मेहंदी का ब्लाउज बनाकर और मॉडल साड़ी पहनकर एक एग्जाम को पूरा कर लिया है। इसलिए नंदिनी को इस शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी दी जाती है। प्रोफेसर की बात सुनकर नंदिनी को हर कोई अप्रिशिएट करने लगा और उसकी इस कामयाबी के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी एग्जाम में फेल हो जाती है, क्योंकि उसने चोरी से उस एग्जाम को पूरा किया था, जिस वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। और वहीं नंदिनी शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर कंपनी में नौकरी करने लग जाती है और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। जादुई गाउन की अनोखी दुनिया। गंगापुर गांव में नेहा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। नेहा के पिता घनश्याम एक लकड़हारे थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। नेहा हर रोज अपने बाबा के साथ जंगल से लकड़ियां कटवाया करती और उसे बाजार में ले जाकर बेचा करती थी और उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन घनश्याम बहुत बीमार पड़ गया और वह काफी दिनों से जंगल लकड़ियां काटने नहीं गया। अपने पिता को बीमार देखकर नेहा खुद ही जंगल से लकड़ियां काटने अकेले चली जाती है। अरे आज तो जंगल में कहीं भी सूखा पेड़ दिखाई ही नहीं दे रहा, हर तरफ हरा भरा पेड़ है। क्या करूं? चलो आगे चलकर देखती हूँ, क्या पता वहाँ सूखी लकड़ियाँ मिल जाए। यह सोचकर नेहा जंगल में और आगे निकल जाती है, मगर वहाँ भी उसे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती है। आज तो कहीं भी लकड़ियाँ ही नहीं मिली, क्या करूँ? मैं तो लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी दूर आ गई हूँ। तभी नेहा को वहाँ एक नदी दिखाई देता है। अरे वाह, कितना सुंदर नदी है। आज से पहले तो मैंने कभी भी इतने सुंदर नदी को नहीं देखा। चलो अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो क्यों ना मैं इस नदी में नहाकर ही घर जाऊँ। इस नदी का पानी कितना साफ है। इतना सोचकर नेहा उस नदी में नहाने चली जाती है। तभी गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में डूबने लगती है। नेहा अपनी बचाव के लिए खूब चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, प्लीज मेरी हेल्प करो, बचाओ। लेकिन उस घने जंगल में उसे बचाने कोई नहीं आता है और वह नदी में डूब जाती है। नेहा नदी के निचले तल तक पहुंच जाती है। अरे ये क्या, मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं यहाँ पानी के अंदर इतनी आसानी से सांस कैसे ले पा रही हूँ? और ये रोशनी कहाँ से आ रही है? नेहा उस तेज रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक बहुत ही बड़ा और सुंदर महल दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा और सुंदर महल, वो भी पानी के नीचे। आखिर पानी के अंदर बना इस महल में कौन रहता होगा? नेहा बड़ी ही उत्सुकता से उस महल के अंदर चली जाती है और महल का नजारा देखकर चौंक जाती है। और ये क्या, यहाँ तो कोई भी नजर ही नहीं आ रहा। और ये इतने सारे गाउन, आखिर इतने सारे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर गाउन किसके हो सकते हैं? नेहा महल के चारों तरफ घूमने लगती है। कोई है यहाँ? तभी उस महल का राजा वहाँ आता है और नेहा उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। कौन हो आप? देखो मुझे कुछ मत करना, मुझे खुद ही नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई, प्लीज मुझे जाने दो।
देखो, घबराओ मत, मैं इस महल का राजा हूँ। अच्छा, तो ये महल आपका है, पर यहाँ आपके अलावा और कोई इंसान क्यों नहीं है? और ये इतनी सारी रंग बिरंगे फ्रॉक किसके हैं? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो। आज से 100 वर्ष पहले की बात है। ये नदी मेरा साम्राज्य हुआ करता था और मेरी 108 रानियां थी। एक बार की बात है, मैं जंगल में घूम रहा था, तभी एक खूंखार शेर मेरे पीछे से हमला कर दिया। तभी एक खूबसूरत राजकुमारी आई और उस शेर से डटकर मुकाबला कर और उस खतरनाक शेर से मेरी जान बचाई। उसने उस शेर को चंद मिनटों में ही मार गिराया। वो बहुत ही सुंदर युवती थी, मुझे वो दिल से भा गई। मैं जब महल वापस लौटा तो मैंने सभी रानियों से वो बात बताई। मेरी प्रिय रानियों, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज जब मैं जंगल में घूम रहा था तब मुझे जंगल में एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी मिली जिसने मेरी जान बचाई और वह मुझे बहुत भा गई। मैं उसे शादी कर महल में लाना चाहता हूँ। आप सभी रानियाँ मेरी शादी की तैयारी करो। यह सुनकर राजा की सभी रानियां शादी की तैयारी में लग जाती है। वहीं सबसे छोटी रानी कौशल्या को राजा को फिर से शादी करना मंजूर नहीं था। मैं किसी भी हाल में राजा को और शादी करने नहीं दे सकती। जैसे मेरी शादी करने के बाद राजा का बाकी के रानियों से प्यार कम हो गया, वैसे ही इस शादी के बाद राजा का मेरे प्रति प्यार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं करूं भी तो क्या? आखिर कैसे रोकूं इस शादी को? इसी सोच में कौशल्या को पूरी रात नींद नहीं आई। तभी उसे एक जादूगरनी की याद आती है और सुबह होते ही छोटी रानी कौशल्या जादूगरनी के पास जाती है। जादूगरनी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। आपको जो चाहिए मैं आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। ऐसा क्या काम है महारानी जी जिसके बदले आप इतना सब देने को तैयार हो? महाराज को एक लड़की पसंद आ गई है और वो उनसे शादी करना चाहते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि महाराज अब और शादियाँ करे। आप कुछ ऐसा कीजिए कि महाराज उस लड़की से शादी ही न कर पाए। आप चिंता न करें महारानी, मैं जल्दी ही इसका कोई न कोई उपाय निकालती हूँ। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं कल आपसे मिलती हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अगर काम नहीं हुआ तो मैं आपको महल से बाहर निकलवा दूंगी। जी जी छोटी महारानी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मैं अब आपसे कल सुबह मिलती हूँ। जादूगरनी अपनी पूरी रात की मेहनत से एक जादुई तेल बनाती है। अगली सुबह छोटी रानी जादूगरनी के पास आती है। जादूगरनी, कहाँ हो तुम? मेरा काम हुआ या नहीं? होगा कैसे नहीं महारानी, ये लीजिए, ये जादुई तेल है। इस तेल को उस लड़की के गाउन पर डाल देना जिससे राजा शादी करना चाहते हैं। जब वो इस गाउन को पहनेगी तब वो खुद ही एक गाउन में बदल जाएगी। छोटी रानी कौशल्या जादूगरनी से वह तेल लेकर महल में आ जाती है। जैसे ही शादी वाला दिन आता है, सभी रानियों के लिए सुंदर सुंदर गाउन मंगवाया जाता है। उन्हीं गाउन में से सबसे ऊपर वाला गाउन नई राजकुमारी का होता है जिससे राजा की शादी होने वाली होती है। छोटी रानी उस गाउन को देखकर कहती है, ये सबसे ऊपर वाला लाल गाउन उसी लड़की का है, इसी पर मैं ये जादुई तेल गिरा देती हूँ। फिर छोटी रानी कौशल्या उस लड़की के गाउन पर वह जादुई तेल गिरा देती है। उधर जब वो गाउन नई वाली राजकुमारी पहनती है, गाउन पहनते ही वो एक गाउन में बदल जाती है। उसके साथ ही इधर महल की बाकी की रानियां भी उस गाउन को पहनते ही गाउन में बदल जाती है। यह सब देखकर राजा बोलता है, अरे ये सब क्या हो गया? मेरी सारी रानियां गाउन में कैसे बदल गईं? ये क्या हो रहा है? यह सब देखकर राजा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो इस बात का पता लगाने जादूगरनी के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी सारी रानियां गाउन में कैसे बदल गईं? कृपया करके मेरी मदद कीजिए ताकि मेरी रानियां पहले वाले रूप में आ सके। महाराज, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यह सब आपकी छोटी रानी कौशल्या की वजह से हुआ है
और इन सब में मेरी जादूगरनी बहन हेलेनी ने धन के लालच में आकर छोटी रानी कौशल्या का साथ दिया है। और फिर जादूगरनी महाराज को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर महाराज को बहुत ही गुस्सा आता है। कहाँ है वो दुष्ट जादूगरनी? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। महाराज, जब उसने सुना कि आपकी सभी रानियां गाउन में बदल गई, तब मेरी बहन हेलेनी डर के मारे यह राज्य छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। रानी वो जादुई तेल लेकर गई, फिर उस तेल का असर बाकी के सभी रानियों पे कैसे हो गया? महाराज, ये तो मुझे भी नहीं पता। रुकिए, मैं आपको अभी अपने जादू से पता लगाकर बताती हूँ। फिर वो जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ पता कर लेती है। महाराज, छोटी रानी से एक गलती हुई है जिस वजह से आपकी सारी रानियां गाउन में बदल गई। कैसी गलती? महाराज, सभी रानियों का गाउन एक साथ ही रखा हुआ था। छोटी रानी ने जब नई राजकुमारी के गाउन पर तेल डाला तो गलती से वो तेल बाकी की रानियों के गाउन में भी लग गया और उस तेल का असर सभी रानियों पर हो गया, जिससे आपकी बाकी की रानियां भी गाउन बन गई। जादूगरनी जी, इसका कोई तो उपाय होगा। कृपया करके मुझे अपनी रानियों को पहले जैसे करने का कोई उपाय बताएं। महाराज, अब तो कोई साफ दिल का इंसान ही आपकी रानियों को फिर से ठीक कर सकता है, लेकिन हाँ, उस इंसान को खुद से चलकर आपके महल में आना होगा। आप उसे खुद यहाँ नहीं बुला सकते। और हाँ, 108 रानियों के एक साथ गाउन में बदल जाने की वजह से आपका ये महल धरती से 100 फीट की गहराई में नदी के अंदर चला गया है। अब तो भगवान खुद ही जब चाहेंगे तभी वो इंसान यहाँ आ सकता है। पर वो इंसान मेरी सारी रानियों को कैसे सही कर सकता है? आपके दरबार के सामने जो कुंड है, उसी का जल लेकर उसे सभी गाउन पर छिड़कना होगा। उससे आपकी सारी रानियां फिर से पहले की तरह हो जाएंगी। पर वो सच्चा इंसान कब मेरे महल में आएगा, और आएगा भी या नहीं? महाराज, जिस दिन सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पे रहेगी, वह उसी दिन आएगा। इस कर्म को पूरा होने में लगभग 100 वर्ष लग जाएगा। क्या? तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और शायद मैं मर भी जाऊंगा। नहीं महाराज, आप उस कुंड का पानी पी लेना, उससे आपकी उम्र जितनी है उतनी ही रहेगी। हवन कुंड के पानी पीने से यह वक्त वहीं थम जाएगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आज है। तब तक इस महल में मैं अकेले कैसे रहूंगा? इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती महाराज। इतनी सारी रानियां होने के बावजूद भी आप शादी पर शादी किए जा रहे हैं। आपने अपनी सभी रानियों का बहुत दिल दुखाया है। यह उसी की सजा है। मुझे समझ आ गया है, मैंने वाकई अपनी सारी रानियों के साथ बहुत गलत किया। मुझे इसका पश्चाताप करना ही होगा। मैं 100 साल तक इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। बेटी, यही है इस जादुई गाउन के दुनिया का राज, और मुझे यह लगता है कि आज मेरा इंतजार पूरा हुआ। तुम ही वो इंसान हो जो मेरी रानियों को फिर से पहले जैसा बना सकती हो। इसके लिए मैं तुम्हें सोना, चांदी, हीरा, मोती, तुम जो भी मांगोगी सब देने को तैयार हूँ। मुझे इन सब चीजों का कोई लालच नहीं है। अगर मुझसे आपकी इतने सालों की परेशानी दूर होती है तो मैं वो जरूर करूँगी। कहाँ है वो जलकुंड? फिर राजा नेहा को उस जलकुंड के पास ले जाता है। यही है वो जलकुंड। नेहा उस जल से पानी लेकर उन सभी गाउनों पर छिड़क देती है। नेहा के जल छिड़कते ही सभी गाउन रानी में बदल जाती है। बेटी, तुमने मेरी बहुत मदद की। ये लो बेटी, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए उपहार। और फिर राजा खूब सारा धन दौलत देकर नेहा को वहाँ से विदा करता है। मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक जादुई गाउन है। इस गाउन से तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। पर महाराज, अब मैं यहाँ से अपने घर कैसे जाऊंगी? बेटी, ये जादुई गाउन है ना, और ये तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। इससे बोलो, ये तुम्हें अपने घर पहुँचा देगा। और फिर नेहा इस तरह अपने घर आ जाती है और उस जादुई गाउन के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मज़ेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।